पैरामीटर्स जो हैं, ये जो H11 टिल H22, ये 4 जो पैरामीटर्स हैं, तो ये 4 पैरामीटर्स शो करते हैं रिलेशन बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज एज वेल एज इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट। तो ये 4 पैरामीटर्स हमने कल डिस्कस किए थे। तो अब इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको फिर रिवाइज करेंगे क्विकली। तो ये मैंने 4 पैरामीटर्स की सिग्निफिकेंस बताई थी आपको। तो इन 4 पैरामीटर्स की जो सिग्निफिकेंस जो बताई थी आपको, थोड़ा सा उसको एक बार गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आउटपुट कलेक्टर वोल्टेज इज 0 और H11, ये जो कल हमने डिस्कस किया था। जिन्होंने वो मिस कर लिया हो तो वो कल वाला लेक्चर देख ले, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। तो इसको अगर प्रैक्टिकली बताना है तो वो ये है कि आउटपुट कलेक्टर वोल्टेज क्या है, स्पीकर। तो बिकॉज स्पीकर इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर, तो जो स्पीकर पे जो हमारी वोल्टेज जो है अप्लाई हो रही है, जो आउटपुट वोल्टेज है, जिससे हम वोल्टेज गेन भी फाइंड आउट करते हैं। तो मकसद यही है कि स्पीकर को हमने एज अ लोड यूज करना है। तो ये एक तरह से लोड आउटपुट हुई और लोड वोल्टेज हुई, जिसकी वजह से स्पीकर ऑपरेट करेगा। तो इट मीन्स कि ये वाला जो पैरामीटर है, ये जब हमने स्पीकर को डिस्कनेक्ट किया है और शॉर्ट कर दिया है आउटपुट पोर्ट को, तो ये पूरी आउटपुट पोर्ट जो 2 और 2 डैश है, ये शॉर्ट हो गए। 2 टर्मिनल्स जो है 2 एंड 2 डैश जो बॉटम पे है। तो H12 जो है, तो ये वही कल बताया था कि इसके यूनिट्स जो है ओम्स हैं। तो जो H11 है, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। H11 इज द इनपुट रेजिस्टेंस एट द इनपुट पोर्ट। तो वो जो इनपुट पोर्ट पे रेजिस्टेंस हम यहीं से मेजर कर लेते हैं ट्रांजिस्टर मॉडल का। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इस ट्रांजिस्टर, पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर एग्जिस्ट इन द मार्केट, तो वो इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर का क्या इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस है। अब H12 का यही था कि हमने अब स्पीकर की जगह माइक्रोफोन को अब ऑफ कर दिया है। तो माइक्रोफोन ऑफ करना मतलब इनपुट जो करंट था वो अब 0 कर दिया है। सो वी डोंट हैव एनी इनपुट करंट। तो इसमें कॉमन मीटर में बेस करंट इनपुट करंट होता है, तो इनपुट बेस करंट इज नाउ नॉट फ्लोइंग। तो इस मीन्स ट्रांजिस्टर इज नॉट ऑपरेटिंग। और जब ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं करता है तो फिर भी वोल्टेज रिवर्स फीडबैक होती है क्या, तो वो ऑफसेट हमें इससे मेजर करने का मौका मिलता है कि हम ऑफसेट मेजर करें कि विदाउट एनी इनपुट डू वी हैव सम आउटपुट कमिंग बैक टू द इनपुट सर्किट फ्रॉम द आउटपुट बाउंसिंग बैक। तो वो अगर बाउंस बैक होती है तो वो हम मेजर करते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अच्छा ट्रांजिस्टर है, अच्छा मॉडल है, तो हम ये चाहेंगे कि ये जो बाउंस बैक है कम से कम हो। इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। तो इसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। अगर बहुत कम है तो इट मीन्स कि जो बाउंस बैक हो रहा है वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, तो वो एनर्जी फिर कम वेस्ट होगी, तो इट मीन्स एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्योंकि वेस्टेज कम होगी, क्योंकि हम चाहते हैं सारी एनर्जी फॉरवर्ड में फ्लो करे। और जो बाउंस बैक करेगी, जब माइक्रोफोन ऑन ही नहीं है तो फिर वो क्यों वापस आ रही है, तो वो इट इज अ काइंड ऑफ वेस्ट। इट शुड बी वेरी लो, तभी उस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर सर्किट की एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो इसलिए इस यूनिट की भी इम्पोर्टेंस है। तो हम जो पता चल जाए कि इसकी वैल्यू कम होगी तो इट मीन्स कि हमारा जो ट्रांजिस्टर सर्किट है वो अच्छा है। तो ऐसे ही H21 वो हमें मालूम है, हमने कल देखा था कि इसमें फिर हमने स्पीकर को डिस्कनेक्ट किया है, तो शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो उससे हम अब क्या मेजर कर रहे हैं, अब हम मेजर कर रहे हैं कि आउटपुट और इनपुट की रेशियो क्या है। तो आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट की रेशियो को हम बीटा, हम जानते हैं कि दैट इज कॉल्ड बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी है,
तो आउटपुट करंट जितना ज्यादा होगा कम से कम इनपुट करंट से, इनपुट करंट अगर मान लो 1 माइक्रो एम्पियर है, हम तो चाहते हैं कि आउटपुट करंट बहुत ज्यादा हो, तो गेन शुड बी वेरी वेरी हाई। तो इसलिए बीटा जो गेन है, यहाँ से हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर का एट द फैक्ट्री साइड इतना वोल्ट करंट गेन है, जितना मैक्सिमम होगा उतना अच्छा होगा। तो आउटपुट करंट जितना ज्यादा मिलेगा कम से कम इनपुट करंट पे, थोड़े से माइक्रोफोन सिग्नल जो इनपुट करंट है, थोड़ा सा माइक्रोफोन सिग्नल दिया और स्पीकर पे बहुत ज्यादा आउटपुट मिल गई, तो वो अच्छा है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है ये वाला पैरामीटर। और ये वाला जो पैरामीटर ये भी हमने डिस्कस किया था कि हमने जो इनपुट माइक्रोफोन है वो फिर डिस्कनेक्ट किया है। अब हमने एडमिटेंस जो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसको हम ट्रांसकंडक्टेंस भी बोल सकते, इसमें ट्रांसकंडक्टेंस नहीं है बिकॉज बोथ आर आउटपुट पैरामीटर्स। तो एट द आउटपुट रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, जो इनपुट रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है। तो रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस जो है, जो इंटरनल है, वो कम से कम होना चाहिए। तो ये यहाँ से हमें पता चलता है। तो ये पैरामीटर्स जब हम मेजर कर लेंगे, इन पैरामीटर्स की वैल्यू देख के हमें अंदाजा हो जाएगा क्या सर्किट क्या है, तो कितना अच्छा एम्पलीफायर इससे बनेगा। अब इसको ग्राफिकली अब अगर इसको हमने सर्किट मॉडल बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। तो पीछे तो डेफिनेशंस कर ली, और ये सारी डेफिनेशंस अब हमें ये एच पैरामीटर्स की पता है। तो ये सारी डेफिनेशंस जो हैं अब हमें चारों के चारों एच पैरामीटर्स की पता चल गई। अब इनको कैसे विजुअलाइज करना है सर्किट में, कैसे इनको ड्रॉ करना है। तो ये हमारा जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो हमने देखा कि H11 हैज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम्स। तो यहाँ पर हमने सीरीज में ये रेजिस्टेंस लगाया, दैट इज अ पैरामीटर H11। फिर ये वाला जो इनपुट जो एक पैरामीटर और है, दैट इज H12। H12 का यूनिट कोई नहीं था, because H12 is simply a ratio of input by output voltage, means the voltage bouncing back from the output। तो उसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, बहुत कम आउटपुट बाउंस होनी चाहिए, जो कि एनर्जी लॉस ना हो, सारी की सारी आउटपुट पे ही मिलनी चाहिए। तो ये H12 हमें यहाँ पर मिला, यहाँ से पता चला, मल्टीप्लाई बाय VO आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज का हमने यहाँ पर रखा। जैसे हम क्या करते थे, क्योंकि ये हमने बाउंस बैक करनी है आउटपुट वोल्टेज पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, H12 इज इक्वल टू V इनपुट डिवाइडेड बाय V आउटपुट। V input divided by V output multiply by V output, we have V input over here। So V input कितनी होगी यहाँ पर, तो ये रेशियो पहले हमने फाइंड आउट कर ली उस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर की, और फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया V आउट से। तो ये हमारे पास मिल गया, हमारे पास सिंपली इनपुट वोल्टेज। तो दैट कैन बी इक्वल टू VBE। तो ये VBE की वोल्टेज हो सकती है। सो VBE कैन बी द क्यू पॉइंट VBE, जो कि DC बाइसिंग वोल्टेज है, जो कि हम बाइसिंग सर्किट के साथ फाइंड आउट करते हैं, क्यू पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। और ये सुपर इम्पोज्ड माइक्रोफोन का सिग्नल भी हो सकता है, प्लस स्मॉल VBE। तो स्मॉल VBE क्या होता है, माइक्रोफोन सिग्नल विच इज AC और वेरिंग सिग्नल। तो इन दोनों का सुपरपोजिशन भी हो सकता है दिस इनपुट वोल्टेज, दैट्स व्हाई इट इज शोन बाय अ साइनोसॉइडल, मींस AC सिग्नल। सो प्योर DC प्लस superimposed microphone signal, that will be the outcome will be the AC signal। तो ये इनपुट वोल्टेज हुई। अब आउटपुट पोर्ट पे आ गए हम। आउटपुट पोर्ट पे क्या है, एक आउटपुट करंट है जो कि कलेक्टर करंट, और हमारे पास अब H21 और H12 पैरामीटर्स हैं। H21 ये वाला जो है, H21 इज सेम एज बीटा, ये बीटा हो गया, बीटा मल्टीप्लाई बाय द करंट। तो ये इनपुट करंट है, इनपुट करंट कैन बी बेस करंट, जो कॉमन एमिटर में हमें बेस करंट, तो बीटा मल्टीप्लाई बाय IB इज IC, विच इज IO द आउटपुट करंट।
तो आउटपुट करंट कलेक्टर पे हुआ, इनपुट बेस पे हुआ, बीटा मल्टीप्लाई बाय बेस करंट वी नो इज इक्वल टू कलेक्टर करंट। तो वो ये वाला हमारे पास करंट सोर्स सेम मिल गया जो वो आरई मॉडल पे था। तो आरई मॉडल का सेम हमारे पास यहाँ मिल गया। तो यहाँ पर अब करंट सोर्स हम जानते हैं पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होता है, तो पैरेलल में जब रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं तो पूरा करंट सोर्स बनता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस विच इज H22। तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस हम जानते हैं जब डायनामिक रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो वो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है दैट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो वो यही वाला रेजिस्टेंस है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। सर पैरेलल में रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं ना? क्या है? रेजिस्टेंस सीरीज में लेते हैं ना सर सोर्स के साथ? रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा ये वाला, क्योंकि करंट सोर्स जो होता है उसके पैरेलल में ही रेजिस्टेंस होता है। जी सर। ठीक है ना? तो ये पूरा करंट सोर्स मिल गया हमारे पास, तो आउटपुट करंट हो गया ये वाला आईओ, ये वाला हमें चाहिए ना आईओ, आउटपुट करंट। तो आउटपुट करंट अगर करना है तो फिर ये करंट सोर्स ही बनाना पड़ेगा, वोल्टेज नहीं होनी चाहिए। तो अगर सीरीज में लगा देंगे तो ये ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, आई इंटू आर, तो वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप से वो वोल्टेज बन जाएगा सोर्स वो। तो ये लेकिन हमें आईओ चाहिए, वीओ नहीं चाहिए। वीओ अगर चाहिए होता तो यहाँ पर सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो फिर दैट विल बी इक्वल टू वीओ, लेकिन हमें वीओ नहीं चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें ये दो ही क्यों करने हैं। इंपिडेंस मैट्रिक्स में हमें वी इनपुट वी आउटपुट चाहिए थे, लेकिन हमने वो कहा वो ठीक नहीं है, हमें चाहिए वी आई करेक्टरिस्टिक्स। तो वी आई करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एक वोल्टेज और एक करंट। अब वी आई करेक्टरिस्टिक्स कौन से लेने हैं, तीन है हमारे पास। एक इनपुट करेक्टरिस्टिक्स वीबीई और आईबी के बीच में, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स वीसीई और आईसी के बीच में, और एक ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स वीबीई और आईसी के बीच में, जो हमने किया था जब आर पाई मॉडल और आर ई मॉडल किए थे। तो आर पाई मॉडल में किया था, जीएम की वैल्यू आई थी। तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया था कि एक पैरामीटर होगा वी आई, वो ये वाला बन गया वी आई। एक पैरामीटर चाहिए हमें आई आउटपुट, तो वी आई क्या हो गया वीबीई, आई आउट क्या हो गया आईसी। ये पहले हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं आर ई मॉडल और सब में, ये आपको याद रखना है। इनपुट इज वीबीई, आउटपुट इज आईसी, इनपुट करंट इज आईबी, आउटपुट वोल्टेज इज वीसीई। वही करेक्टरिस्टिक से आप पता चल जाएगा कौन सी इनपुट आउटपुट। तो इसीलिए हमने यहां पर आईओ करंट ही लेना है। वी नीड टू ड्रॉ द सर्किट बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 यहां से आ गई वी आई ये वाली, इक्वेशन नंबर 2 यहां से आ गई आउटपुट पोर्ट पे। तो ये इनपुट पोर्ट हो गई वी आई ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हो गई आउटपुट पोर्ट इक्वेशन। तो ये हमारे पास करंट सोर्स बन गया आईओ, आईओ इज द करंट सोर्स। तो ये हमारे पास अब कॉम्बिनेशन ऑफ आर ई एंड आर पाई सारे मिक्स हो गए इसमें। आर ई भी हो गया, आर पाई भी हो गया। आर पाई में क्या किया था हमने, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स लिए थे जीएम, इसमें भी ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक लिए, वी आउट को यहाँ लेके आए हैं पीछे से, क्योंकि ये रिवर्स फ्लो हो रही है ना एनर्जी, तो रिवर्स फ्लो हो रही है इस पैरामीटर की वजह से, H12 की वजह से, रिवर्स ट्रांसफर। तो उस वजह से हमने वी आउट को रिवर्स यहाँ पर लिया है। तो इट मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर ई आर पाई एंड ऑल मॉडल, तो इसलिए इसको हाइब्रिड मॉडल हमने बोल दिया। अब आ गया ये वाला, अब ये तो हमने दो पोर्ट्स अलग अलग बना दी, अब इनको कंबाइन कर दिया, इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट को। अब एक ही ब्लैक बॉक्स में हमने ये चारों पैरामीटर्स रख दिए। ये इनपुट पैरामीटर्स हमने अलग ब्लॉक में रखे थे, ये आउटपुट पैरामीटर्स हमने अलग में रखे थे, अब सारे इकट्ठे कर दिए। तो नाउ H11 which is an input resistance, it can also be represented by HI, means input H parameter. H12 can also be represented because it is a reverse transfer, so it is can also be represented as HR. So this is the this shows the reverse voltage transfer, HR.
So HR shows that V out is being transferred back over here. H21 can also be represented by HF, which is forward transfer of current. Current is flowing in the forward direction, HF, which is beta. HF is equal to beta, वो मैं बोल चुका हूं. और H22 is the output conductance. तो उसको हम HO लिख देंगे. ये HI और ये HO. बीच में दो आ गए, H रिवर्स और H फॉरवर्ड. तो रिवर्स is when VO is being fed back here. H forward is when I input is being transferred at the output, HI और I input. तो जब I input means बेस करंट को हम यहाँ फ्लो करेंगे आउटपुट पे, तो ये HF फॉरवर्ड वाला पैरामीटर बन गया. तो इस तरीके से हमने अब चारों पैरामीटर्स को क्लब कर दिया और ये हमारे पास अब फोर पैरामीटर्स का एक मॉडल बन गया. So this is now a hybrid equivalent circuit or a hybrid model of a transistor. तो RE RPi के बाद अब ये एक मॉडल बना. This is the most popular model used at factories. जब ट्रांजिस्टर बनता है तो ये पैरामीटर्स वो वहीं पर लैब में टेस्ट करते हैं. कभी आउटपुट को 2 वायर्स को शॉर्ट कर देते हैं तो वो पैरामीटर्स हमें मिल जाते हैं जो हमने पीछे देखे, और फिर इनपुट को माइक को डिस्कनेक्ट करके ओपन रख देते हैं इनपुट पोर्ट को, तो फिर बाकी 2 पैरामीटर्स मिल जाते हैं जो हमने यहाँ पर देखा. यहाँ पर तो I input equal to 0 means open circuit. Here also I input is equal to 0, open circuit. और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट B आउटपुट. तो दोनों को IB को 0 कर देते हैं तो 2 पैरामीटर्स कैलकुलेट हो जाते हैं. VCE को जब 0 कर देते हैं तो तब 2 पैरामीटर्स. तो ये चारों पैरामीटर्स हमें फाइंड आउट हो जाते हैं और फिर वो डाटा शीट में लिखे जाते हैं. तो ये हो गया. अब इसको ये तो हो गया हमने. अब इनको आइसोलेट किया. इनपुट पोर्ट एक ब्लैक बॉक्स में आ गई. यहाँ से हम यहाँ तो आ गए. 5.94 और 95 को हमने जब क्लब किया तो 5.96 का फिगर बन गया. अब इनको हमने कनेक्ट करना है नीचे जैसे हम आरई मॉडल में करते थे. अब आइसोलेशन रिमूव करनी है तो हम वही जैसे करते थे. तो हमने अब क्या कर दिया, इनको कॉमन कनेक्ट कर दिया. जो एमीटर था ना यहाँ पर नीचे, बिकॉज यहाँ पर भी क्या है, बेस एंड एमीटर. हियर ऑल्सो कलेक्टर एंड एमीटर. तो नीचे एमीटर को अब हम कॉमन कर देते हैं, तो वो हमने कॉमन कर दिया. सो नाउ दिस विल बी द फाइनल एच मॉडल ऑफ अ ट्रांजिस्टर. Input base current I is equal to IB. Input voltage VI is equal to VBE. Output voltage VO is equal to VCE. Output current IO is equal to IC. तो ये हमने अब कॉमन एमीटर फॉर्म में लिख दिए. तो ये हमारे पास वो चारों पैरामीटर्स हैं. ये वाला H आउटपुट. E इसलिए लिखा कॉमन एमीटर है. अगर कॉमन बेस होता तो HOB लिख देते हम. लास्ट जो ये जो प्रीफिक्स सफिक्स लिखा है E की जगह B लिख देते. तो कॉमन एमीटर मींस HI फॉर कॉमन एमीटर. HR which is the reverse parameter for common emitter. Forward parameter, forward H parameter for common emitter. Output H parameter for common emitter. तो ये हो गया हमारे पास. ये एक फाइनल हाइब्रिड मॉडल हमारे पास आ गया, हैविंग 4H पैरामीटर्स. तो इसको हम अप्रोक्सीमेट भी कर देते हैं. तो अप्रोक्सीमेशन नॉर्मली डिपेंड करता है कि कितना. अगर एग्जैक्ट करोगे तो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस मिलेंगी. अगर अप्रोक्सीमेशन करोगे तो फिर उसमें जो है एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं मिलेंगी. रिवर्स और आउटपुट को इन्होंने रिमूव कर दिया है यहाँ पर. तो रिवर्स वाले को जब रिमूव कर दिया तो ये शॉर्ट हो गया. जब आउटपुट वाले पैरामीटर को भी रिमूव कर दिया तो ये वाला ओपन सर्किट हो गया, बिकॉज करंट सोर्स हम जानते हैं कि फिर इसको ओपन सर्किट करना.
तो हमारे पास ये सिंपल फिर एक मॉडल बन गया ये वाला। तो ये सिंपल मॉडल कौन सा था? आरई मॉडल। सो द अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल इज सेम एज आरई मॉडल। आरई मॉडल में भी यही था, बीटा मल्टीप्लाई बाय आईबी एट द आउटपुट, एट द आउटपुट पोर्ट। इनपुट पोर्ट पे एक रेजिस्टेंस था जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, दैट इज द एच आई, इनपुट रेजिस्टेंस, तो वही था। तो अगर इस हाइब्रिड मॉडल को अप्रोक्सीमेट करेंगे तो दैट इज एज गुड एज आरई मॉडल। तो आरई मॉडल यहां से हम फिर बोल सकते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अब जाके आपको अंदाजा होगा कि यस, आरई मॉडल इज अ सिंपलिस्टिक मॉडल। इट इज आल्सो गुड मॉडल फॉर ट्रांजिस्टर, for calculating the parameters of a transistor, but approximation. So it's an approximate model, but the real model is H model, जो कि लैब में अगर टेस्ट करना है तो फिर H मॉडल कंप्लीट ही करना ठीक रहेगा। अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेनी है तो आरई मॉडल यहाँ कर सकते हैं, और आर पाई मॉडल भी कर सकते हैं, जो कि एच एफ की जगह GM आ जाएगा, ट्रांसकंडक्टेंस। तो ये है। सो ये हो गया। ये सारे यहां से जो मैंने अभी बताया, तो ये यहां से हमें अंदाजा हो जाएगा इस पैरामीटर का क्या वैल्यू, बीटा आर ई। ये बीटा आर ई हो गया, जो एच आई इनपुट था, ये बीटा आर ई हो गया, जो आर ई मॉडल में हमने किया था। तो एच एफ ई जो आउटपुट, सॉरी ये वाला जो है आउटपुट पोर्ट पे जो पैरामीटर है विच इज इक्वल टू बीटा, तो वो बीटा आ गया। तो approximation of hybrid model is same as RE model। अब ये आ गया कॉमन बेस। कॉमन बेस में भी सेम है, तो अब बीटा की जगह अल्फा आ जाएगा, बिकॉज बेस इज नाउ कॉमन। नाउ एमिटर इज द इनपुट, कलेक्टर इज द आउटपुट। तो इस केस में अब हम ये कर सकते हैं, जो करंट है यहां पर वो ये है कि दिस इज एन इनपुट करंट विच इज हेयर IE, एंड collector current is always equal to alpha IE, alpha times emitter current is equal to collector current, सेम वही चीज। तो ये हो गया। यू कैन अप्रोक्सीमेट द हाइब्रिड मॉडल इनटू एनी कॉमन एमिटर और कॉमन बेस, और कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर तो सेम है, जैसे मैंने पहले एक बार बताया था, बस डायरेक्शंस ऑफ करंट का ही फर्क पड़ेगा, बाकी वही है, सब वही है। ये हो गया। अब ये एग्जाम्पल है, थोड़ी सी ज्यादा कोई ऐसा, ये वो चीज मेरे पास वो आ गई है, मैं उसमें वो हैंड राइटिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सेटअप करूंगा, अभी सुबह सुबह मिली है, तो मैं देखता हूँ उसको कैसे उसको सेटअप करना है। फिर यहाँ पर मैं ना कर्सर की जगह, ये पॉइंटर की जगह, फिर वो पेन से शायद कर सकूं। अभी तो यही कर पाया, तो इसमें पेन से फिर थोड़ा सा हाईलाइटिंग कर सकता हूँ फिर उसमें, लेकिन अभी तो पॉइंटर से ही करना पड़ेगा। तो एनी डाउट इन दैट? इसमें फिर भी अगर कोई मिस कर गया हो तो वो लेक्चर को फिर एक बार रिकॉर्डेड को देख ले, लेकिन यहाँ आपको आसानी से अब हो जाएगा पता कि हाइब्रिड मॉडल इज द कंप्लीट मॉडल ऑफ अ ट्रांजिस्टर, आरई मॉडल इज द अप्रोक्सीमेटेड मॉडल ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो हम दोनों को एक दूसरे की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाइब्रिड मॉडल को हम आरई मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर दो पैरामीटर्स को हम लेट गो कर दें या रिमूव कर दें। तो अगर आरई मॉडल में दो और पैरामीटर्स ऐड कर दें तो वो हाइब्रिड पैरामीटर, हाइब्रिड मॉडल बन जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो in this case emitter current given is 2.5 milliampere HFE, that is the forward parameter for common emitter. E means common emitter, 140. HOE output parameter 20 microsiemens, and HOB for common base is 0.5 microsiemens. So we need to find out the common emitter hybrid equivalent circuit. यहाँ से अब हमें
हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, मींस हाइब्रिड मॉडल बनाना पड़ेगा। तो सेकंड इज कॉमन बेस आरई मॉडल। एक में हाइब्रिड मॉडल बनाना है, एक में आरई मॉडल बनाना है। तो पार्ट ए जो है, हम जानते हैं आरई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज द थर्मल वोल्टेज 26 मिलीवोल्ट। अगर गिवन है 25 तो 25 लिखनी है, अगर नहीं गिवन है तो आपको इसकी वैल्यू याद रखनी चाहिए, तो ये लिखनी है, डिवाइडेड बाय द एमीटर करंट। तो उसकी वैल्यू आ जाती है 10.4 ओम्स, जो ये हम कर चुके हैं एक और न्यूमेरिकल में भी पहले। तो 10.4 ओम्स। तो ये वाला पैरामीटर गिवन इज एच इनपुट, नहीं ये वाला नहीं दिया, वो एच एफ ही दिया है। एच आई इज इक्वल टू बीटा आर ई, क्योंकि इनपुट पैरामीटर हम जानते हैं इक्वल टू बीटा आर ई है, सो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.456। आर ओ की वैल्यू क्या है, बिकॉज एच पैरामीटर एट द आउटपुट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो फिर आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो गया, वो इनवर्स हो गया इसका 1 ओवर दिस वन, इट इज इनवर्स। तो इनवर्स अगर करेंगे सीमेंस का तो वो ओम्स में आ जाएगा, दैट इज 50 किलो ओम्स। तो हमें कॉमन एमिटर हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट, तो ये हमारे पास आ गया ये वाला पैरामीटर 140 टाइम्स IB, ये आ गया हमारे पास 1.456 किलो ओम्स एट द इनपुट पैरामीटर। अब यहां पर अगर ने उल्टा कर देना है, अब आरई मॉडल निकालना है फॉर कॉमन बेस। कॉमन बेस में नीचे यहाँ बेस आ जाएगा, इधर एमीटर था कॉमन लाइन नीचे, इनपुट पे एमीटर आ जाएगा, इधर इनपुट पे बेस है, जो कि हम जानते हैं कि कॉमन एमीटर में और कॉमन बेस में द कॉमन लाइन इज बेस, हियर वी हैव एमीटर एंड एट द आउटपुट वी हैव कलेक्टर। तो सेम हमने वो यूज करना है। आरई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अल्फा हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वल टू 1, अगर नहीं गिवन है तो आर ओ की वैल्यू क्या है, वही इनवर्स ऑफ द आउटपुट पैरामीटर फॉर कॉमन बेस, दैट विल बी 2 मेगा ओम्स। यहां हमने 2 मेगा ओम्स लगा देना। तो जो भी यहां पर हमें यहाँ वैल्यूज और पैरामीटर्स दिए हैं, उसी से हमने जो हमारा एक वैलिड सर्किट सॉरी मॉडल बन सकता था। दिस इज नॉट अ सर्किट, दिस इज अ मॉडल। तो ये ट्रांजिस्टर ही है पूरा, ये पूरा सर्किट नहीं है, ये सिर्फ ट्रांजिस्टर ही है सारा। ये जो रेजिस्टेंस इधर और ये करंट सोर्स और ये सारे इंटरनल पैरामीटर्स हैं ट्रांजिस्टर के। सो दिस इज अ सिंपल मॉडल। तो ये आरई मॉडल और हाइब्रिड मॉडल हमने जो ये गिवन पैरामीटर्स हैं उसी में से ही फाइंड आउट किया, ये कंप्लीट मॉडल नहीं बना, उसके लिए और एक्स्ट्रा पैरामीटर्स चाहिए थे। लेकिन न्यूमेरिकल में क्या है कि आपको जितना इंफॉर्मेशन दी गई है, आपने उसी इंफॉर्मेशन में से जो सॉल्यूशन निकालना है वही है। तो गिवन इंफॉर्मेशन में से हमारा जो हाइब्रिड मॉडल है वो इतना ही निकल पाया है। दिस इज नॉट अ कंप्लीट, हम जानते हैं ये चौथा पैरामीटर नहीं है यहाँ पर, बट एज पर द न्यूमेरिकल इतना ही जो इस इंफॉर्मेशन से हम डिवाइस कर पाए हैं इसको। और आरई मॉडल का भी सेम है, तो जो पैरामीटर्स इसमें है वही यहाँ पर, बस वैल्यूज अलग अलग। तो ये आपको बस ये देखना है, अगर और वैल्यूज दी होती तो हम कंप्लीट मॉडल भी बना सकते थे, लेकिन वो न्यूमेरिकल फिर करेंगे हम नेक्स्ट वीक मंडे, जो हमने एक सेशन रखा हुआ है मंडे का न्यूमेरिकल सेशन या ट्यूटोरियल सेशन, उसमें करेंगे। तो ये कंप्लीट और अप्रोक्सीमेशन का जो अप्रोक्सीमेट मॉडल है वो मैंने आपको बताया पहले ही। तो दिस इज एन अप्रोक्सीमेट कॉमन एमिटर मॉडल, बिकॉज हियर वी हैव अ एमिटर, द कॉमन लाइन, सो कॉमन एमिटर। फॉर कॉमन बेस दिस इज द अप्रोक्सीमेट मॉडल। चीज वही है, बस इनपुट करंट, यहाँ पर इनपुट करंट IE है, एमिटर करंट है, यहाँ इनपुट करंट बेस करंट है कॉमन एमिटर में, बस यही फर्क है। तो अप्रोक्सीमेट मॉडल का मतलब ये वाला, इसका मतलब अब ये है
कि जो अप्रोक्सीमेट एच मॉडल हम पहले कर चुके हैं, जैसे ये वाला है, ये सिंपल एक ट्रांजिस्टर का है। अब अगर सर्किट मिल जाए हमें तो उस पूरे सर्किट में एक तो ट्रांजिस्टर मॉडल बनेगा, जो ये शेडेड वन है वो शेडेड वन इधर आ जाएगा, ये ट्रांजिस्टर का हो गया। तो ये तो अब आपको पता चल गया, आपने सिंपली इस ट्रांजिस्टर को ऐसे बना देना है और फिर ट्रांजिस्टर के बाहर जो एलिमेंट्स हैं उनको कनेक्ट करना शुरू करना है। तो ऐसे ही ट्रांजिस्टर के जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, जो इनपुट रेजिस्टेंस जो है बेस रेजिस्टेंस, वो यहां कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड। तो आउटपुट जो आरसी रेजिस्टेंस है वो यहां कनेक्ट कर दिया एट द आउटपुट पोर्ट। तो इनपुट पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस और आउटपुट पोर्ट। तो ये सिंपल ट्रांजिस्टर सर्किट मॉडल बन गया पूरा। ट्रांजिस्टर मॉडल तो इंटर्न ये वाला है शेडेड रेक्टेंगुलर में, जो कि हम पहले कर रहे हैं अभी तक। अगर पूरा सर्किट अब करना है तो देन वी स्टार्ट कनेक्टिंग ऑल द एक्सटर्नल कंपोनेंट्स वन बाय वन। पहले इंटरनल इनपुट पोर्ट पे रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दिए, फिर आउटपुट पोर्ट पे रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दिए, तो बस ये हो गया। सो वेरी सिंपल। तो फिर बता दूं, 2 स्टेप्स में आपने करना है। कोई भी सर्किट आपको मिले, जब उसको बोला जाए इस पूरे के पूरे, जैसे इसमें फिक्स्ड बाय सर्किट है, तो फिक्स्ड बाय सर्किट का एच मॉडल बनाओ, अप्रोक्सीमेट ही बनाओ, कोई बात, लेकिन एच मॉडल में सबसे पहला काम क्या करना है, पहले ट्रांजिस्टर का एच मॉडल बना देना, जो कि याद हो जाना चाहिए, उसको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। वो बनाया, साथ में फिर उसके बाद जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टेंस है, जहां जहां भी है, वो सारे कनेक्ट करने शुरू कर देंगे। तो बन गया वो, ये मॉडल अब बन गया अप्रोक्सीमेट मॉडल। तो अब इससे हम केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ या वोल्टेज डिवाइडर या करंट डिवाइडर, ये 5 रूल आपको हमेशा याद रखने हैं, 4-5। केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ, वोल्टेज डिवाइडर एंड करंट डिवाइडर। हर जगह यूज नहीं होंगे ये सारे, लेकिन जहां जहां भी यूज हो इन 5 में से कोई होगा, तो आपको ये 5 ही याद रखने हैं। तो और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला तो कॉन्सेप्ट यूज होता ही रहेगा, क्योंकि ये सारे अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से ही अब इनको सॉल्व किया जाएगा। तो इसलिए ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमने टोटल इंपिडेंस निकाल लिया एट द इनपुट पोर्ट ZI। तो टोटल इंपिडेंस एट द आउटपुट पोर्ट ZO। तो ये हम जानते हैं कैसे फाइंड आउट करना है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो वहां से फिर हमने आउटपुट वोल्टेज निकाली, यहां पर VO यूजिंग ओम्स लॉ, वो फाइंड आउट कर ली। तो आउटपुट करंट कौन सा है, बिकॉज दिस इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉमन एमिटर में आउटपुट करंट क्या होता है, IC करंट, द कलेक्टर करंट। तो ये कलेक्टर करंट हुआ। अब इनकी वैल्यूज को हमने यहां पुट कर दिया। IC इज इक्वल टू HFE IB इज द HFE is the beta IB into resistance, the equivalent resistance, जो equivalent resistance हमने ऊपर फाइंड आउट किया। तो ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ गई। इनपुट करंट बेस करंट है, क्योंकि कॉमन एमिटर में इनपुट बेस के थ्रू जाती होती है, यहाँ पर इनपुट करंट फ्लो होगा तो ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा एट Q पॉइंट, क्योंकि फिक्स्ड बाय सर्किट है। तो ये वैल्यू आ गई, V इनपुट डिवाइडेड बाय द इनपुट H पैरामीटर, है ना। तो ये इनपुट H पैरामीटर जो है उसके जो यूनिट्स थे वो ओम्स थे, तो दैट्स व्हाई V वोल्टेज डिवाइडेड बाय ओम्स इज इक्वल टू एम्पियर्स। तो IB इज इक्वल टू V इनपुट बाय द इनपुट H पैरामीटर। तो फिर ये V आउट हमने यहाँ IB की वैल्यू ये वाली जो है सब्स्टिट्यूट कर दी, तो V आउटपुट इज दिस वन नाउ, HFE VI डिवाइडेड बाय HIE, ये वाला मल्टीप्लाई बाय R। तो हमने फिर दोनों की रेशियो ले ली, V आउटपुट बाय V इनपुट। तो V आउटपुट बाय V इनपुट की जो रेशियो हमने कर ली, तो ये वैल्यू आ गई। तो इसको ये वाली, दिस shows that the voltage gain of this particular fixed bias circuit is this one,
ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, जो कि ZO है। सो दिस इज आउटपुट इम्पीडेंस ZO, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो दिस वन इज द इनपुट H पैरामीटर डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल हो गया, तो वोल्टेज गेन सिंपली हमारे पास आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट होगी RC वैल्यू पे। अगर RC की वैल्यू ज्यादा होगी तो वोल्टेज गेन भी ज्यादा होगी, यहां से हम देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीजें इससे अंदाजा हो जाएगा कि हाउ टू इंक्रीज द वोल्टेज गेन। जितनी वोल्टेज गेन ज्यादा होगी उतना स्पीकर पे सिग्नल एम्पलीफाई होता जाएगा। अगर वोल्टेज गेन कम है तो स्पीकर पे एम्पलीफिकेशन कम होगी, तो साउंड सिग्नल लो होगा। तो ऐसे ही करंट का भी है, करंट गेन। ये बीटा जो HFE है ये वाला, दैट इज द करंट गेन फॉर द ट्रांजिस्टर ओनली। इस ट्रांजिस्टर का करंट गेन क्या है, दैट इज HFE। बट पूरे सर्किट का करंट गेन क्या है, दैट इज AI, विच इज आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट है, जैसे वो आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट, दैट इज HFE। तो इस सर्किट का भी जो टोटल गेन है दैट इज ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटेड टू सेम एज बीटा। तो इस पूरे एम्पलीफायर सर्किट का, सॉरी बाइसिंग सर्किट का, ये पूरे बाइसिंग सर्किट का जो गेन है वो ट्रांजिस्टर के गेन के बराबर ही होगा। तो ये चीजें हैं। तो फिर ये सर्किट नहीं करने की जरूरत, ये नीचे का मॉडल ही करना है। तो नीचे के मॉडल और ऊपर वाली एग्जांपल हम कर चुके हैं पहले, फिक्स्ड बायस और ये इसी तरह से, वो भी उसमें भी KVL KCL ही है, लेकिन उसमें एक इनपुट लूप में KVL करते हैं और एक आउटपुट लूप में KVL करते हैं, फिर दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, सिंपली हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया, बिकॉज ऑल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये इस तरह से फिर इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से बनेगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड ओम्स लॉ। KVL KCL की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ओम्स लॉ और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम मॉडल के बेसिस पे करते हैं, आंसर दोनों का सेम आएगा, इसका भी और इसका भी। रियल सर्किट का भी आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा और मॉडल का आंसर भी ऑलमोस्ट सेम आएगा, लेकिन उसमें मैथमेटिकल जो इक्वेशंस हैं वो अलग अलग हो जाएंगी, बस यही है। बोथ आर इक्विवेलेंट। तो अब आपको अगर बोला जाए RE मॉडल बनाओ, फिक्स्ड बाय सर्किट आपको दिया जाए, आपको बोला जाए इसको अब कन्वर्ट करो RE मॉडल में या हाइब्रिड मॉडल में या RPi मॉडल में, तो आप आराम से अब कर सकते हो। लेकिन मंडे को हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अगर मंडे को ना हो पाई सारी एग्जांपल्स, अगर 2 से ऊपर ना हो पाई तो एक आधी अगर बचेगी फिर वो उसके नेक्स्ट मंडे को कर लेंगे। तो शायद सिलेबस का बस एक ही पार्ट रखेंगे, और अगर एग्जाम अगले 10 दिन में होने हैं तो एक ही पार्ट रखेंगे हम। तो वो छोटा सा ही पार्ट है, वो कॉन्सेप्चुअल है, उसमें मैथमेटिकल नहीं है कुछ, वो कंसेप्चुअल है। तो इसलिए मैंने कहा जब मैथमेटिकल नहीं है तो कंसेप्चुअल वाला थोड़ा सा ही है, तो एक ही लेक्चर में हो जाएगा, उससे भी कम में शायद हो जाए। तो बस वो करना है और फिर वो सिलेबस तक वो ही रखेंगे। तो फिर भी सोच लेंगे सिलेबस चेंज थोड़ा बहुत करना हुआ प्लस माइनस, तो वो हम उसके बाद सोच लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि थर्सडे को हम कर लेंगे जो सोचा हुआ है, तो फ्राइडे को फिर डिस्कस कर लेंगे क्या क्या करना है। उसके बाद फिर देखते हैं क्या है। तो ये है वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये एक एग्जांपल है, सेम वही जो पीछे की है, ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल है जो हम पहले भी कर चुके हैं, RE मॉडल में कर चुके हैं ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जांपल। तो वो सेम वही वाली है, सेम वही सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड ओम्स लॉ, बस और कुछ नहीं। तो ये बाकी फिर हम, अच्छा एक और चीज है, अब ये जो क्या था उसमें, प्रैक्टिकल जो लैब है,
लैब का अगर मैं यहाँ पर इसमें देखता हूँ, लैब का मैं बताता हूँ। ये दिख रहा है आपको ये वाला? यस सर। हाँ, ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें ये सिर्फ मल्टी सिम को समझने के लिए है, ये वाला, कि जैसे ये एक सिंपल सर्किट है, उसमें कोई डाउट तो नहीं है जो अभी मैंने क्लास करवाई है। एच मॉडल हो गया कंप्लीट, सो मॉडलिंग ऑफ ट्रांजिस्टर इज कंप्लीट नाउ। तो फिर भी कोई डाउट हुआ तो थोड़ी देर में पूछना या फिर मंडे को पूछ लेना। लेकिन मैं ये, है कोई डाउट उसमें? अच्छा, लेक्चर भी मैं डालूंगा तो वो भी आप देख लेना अगर किसी ने मिस कर दिया। ये मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि ये जो पहले जो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर किए आपने, उसमें क्या था कि हम आउटपुट वेवफॉर्म प्लॉट करते हैं मल्टी सिम में। इनपुट वेवफॉर्म जो कि साइनोसॉइडल है, आउटपुट वेवफॉर्म जो कि क्लिप्ड वर्जन है, या मतलब आप बोल सकते हो एक तरह से यूनिडायरेक्शनल आउटपुट है। तो ये तो वो जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या सीआरओ पे दिखती है वो है। अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि ये जो डायोड में जो इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म्स दिखते हैं, जो पावर सप्लाई, आवाज लैग कर रही सर आपकी। क्या है? हेलो, सर वॉइस लैग कर रही सर आपकी। अच्छा, ये मुझे लगता है वो वाईफाई सिग्नल बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ बड़ा ही कम है, तो उस वजह से भी हो रहा है शायद। तो उसमें अब पता नहीं, अब वैसे सुन रहा है सबको? यस सर, आ रही है बस। फिर क्लियर आ गया। हाँ सर। हाँ, उसमें सर अभी, क्लियर आ रही है आवाज। हाँ, उसमें ये था कि इनपुट सप्लाई हमने दी, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया साइनोसॉइडल, आउटपुट पे भी हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमने प्लॉट कर लिया ऑसिलोस्कोप पे। अब इसमें ये है कि ऑसिलोस्कोप पे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स तो ड्रॉ नहीं होते हैं, तो अब हमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर फाइंड आउट करने, वो कैसे करने हैं मल्टीसिम में? तो उसके लिए फिर हमें एक फंक्शन यूज करना होता है, दैट इज स्वीप फंक्शन। तो स्वीप फंक्शन में वो क्या करता है, वो फिर वोल्टेज और करंट की वैल्यूज को प्लॉट करता रहता है। तो जैसे हमने अब मल्टीसिम शुरू किया, तो ये सर्किट हमने ड्रॉ कर दिया मल्टीसिम पे। वो तो आपको पता चल ही गया कैसे ड्रॉ करना है। ड्रैग करने हैं कंपोनेंट्स लाइब्रेरी से जो जो वहां पर हैं, और उनको कनेक्ट कर देना है। तो ये तो हो गया। अब उसमें हमने जो इनपुट सप्लाई दी, ऑसिलोस्कोप यहाँ कनेक्ट किया, और आउटपुट पे हमने इनपुट सप्लाई की साइनोसॉइड देखी और आउटपुट की भी देखी, वो नहीं देखना। अब हमने इसके डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। अब इसमें डायोड का टाइप है 1N4002। तो तकरीबन लैब्स में जो इस तरह के डायोड्स अवेलेबल होते हैं, 407, 4002, इसी तरह के डायोड्स अवेलेबल होते हैं। अब मल्टीसिम में किस तरह के डायोड हैं, क्योंकि जो फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर है मल्टीसिम का, उसमें तो तकरीबन बड़े सारे डायोड टाइप्स हैं, 407, 4002 एंड सो ऑन, बड़े अलग से। अब जो ऑनलाइन वर्जन है उसमें पता नहीं कौन से टाइप कितने हैं, लेकिन कोई भी टाइप मिल जाए,
वो यूज कर लेना है, कोई भी हो जाए। तो वो डायोड यूज कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमने डीसी स्वीप जो एक फंक्शन है वहां पर, वो वहां से फाइंड आउट करके तो हमने उसको रन करना है। वो कैसे करना है, सिमुलेशन का जो एक एक फंक्शन है सिमुलेट, उसमें एनालिसिस का जो फंक्शन है उसके अंदर जाके डीसी स्वीप को प्रेस करना है। तो डीसी स्वीप को हमने रन किया तो ये क्या करेगा, जो वोल्टेज सोर्स V1 है, ये वाली 12 वोल्ट वाली जो है, तो इसको ये स्वीप करेगा। वो भी जैसे ये सेटिंग यहां कर दी, तो ये फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर में है। तो फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर में ये सेटिंग कर दी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1 फॉर एग्जांपल, with interval of 1 millivolt. So at every 1 millivolt, it starts to it gives increments at every 1 millivolt till 1 volt. 0 to 1 volt we have interval of 1 millivolt. तो इसका मतलब हर 1 millivolt को ऐड करता जाएगा जब तक वो 1 volt तक नहीं पहुंचता है। तो वो ये चीजें हो गई। सोर्स की वैल्यू हमने लिखी V1 जो इसका नाम है। स्टार्ट वैल्यू हमने सेट कर दी 0 वोल्ट, दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 वोल्ट्स, जो स्वीप है, स्वीप स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट 1 वोल्ट एट एवरी इंक्रीमेंट ऑफ 1 मिलीवोल्ट। तो हर 1 मिलीवोल्ट को वो इंक्रीज करता जाएगा टिल इट रीचेस 1 वोल्ट। तो इससे ये स्वीप करेगा तो ग्राफ बनाता जाएगा। तो ये यहां पर वैल्यूज इसकी पुट कर देनी है, 0 स्टार्टिंग वैल्यू, एंड वैल्यू इज 1 एंड द इंक्रीमेंट इज 1 मिलीवोल्ट। हम इंक्रीमेंट 1 मिलीवोल्ट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये सिलिकॉन डायोड है 0.7, इसकी अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है या 0.6 है या 0.65 है, तो उस हिसाब से ये फिर ग्रो करता जाएगा। तो हम 0.8 तक भी रख सकते हैं, एंड वैल्यू 0.8 भी रख सकते हैं, 0 to 0.8। तो इंक्रीमेंट हम 10 मिलीवोल्ट की भी रख सकते हैं, लेकिन 10 मिलीवोल्ट में वो इतना फाइन ग्राफ नहीं दिखेगा। अगर फाइनर चाहिए तो छोटे छोटे पीसीस चाहिए हमें, इंक्रीमेंट्स बहुत छोटे छोटे चाहिए, डेल्टास। इंक्रीमेंट मींस डेल्टा, तो दीज डेल्टास मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो ये फिर इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये जो इंक्रीमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरह से ग्रो ऐड करता जाएगा टिल इट रीचेस 1 वोल्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो 1 वोल्ट एक्सेस 0 से शुरू हुआ, 1 तक पहुंचा। तो अब वाई एक्सिस पे ये करंट है। तो इस डायोड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस तरह से फ्लो होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो इक्वेशन हम जानते हैं। तो ये हुआ, ये डीसी स्वीप को रन करने से होगा। जब डीसी स्वीप रन करेंगे तो इस तरह से प्लॉट मिलेगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है। तो रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे करना है, हमने कर्सर यूज करने हैं टू डिटरमिन द वोल्टेज व्हेन द करंट इक्वल्स 50 मिली एम्पियर। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल है 50 मिली एम्पियर। तो अगर करंट जब 50 मिली एम्पियर तक पहुंचता है, तो ये 50 मिली एम्पियर जो है जहां पर भी है, ये 500 मिली एम्पियर है, तो 50 मिली एम्पियर कहीं इधर ही होगा। तो जरूरी नहीं है 50 ही सेट करना है। मान लो 1 एम्पियर सेट कर दिया, ये वाला 1 एम्पियर सेट कर दिया, तो जहां पर 1 एम्पियर है वहां से लाइन एक ड्रॉ करनी है, खुद नहीं करनी, वो टूल ही करेगा। तो ये पॉइंट वो वहां पर पेंट कर देगा। तो वहां से फिर वर्टिकल प्रोजेक्शन होगी यहां। तो ये वैल्यू फिर फाइंड आउट करनी है कितनी है। तो कैन बी 0.8 0.9 वोल्ट्स, 1 से कम ही है। तो वो कैसे करना है, सो गो टू द कर्सर, शो कर्सर। शो कर्सर एक फंक्शन है उसमें, तो कर्सर वाले मेन्यू में जाना है, शो कर्सर को प्रेस करना है, तो उसमें कर्सर दिखने शुरू होंगे। तो
उसमें हमें y वैल्यू सेट करनी है, तो y वैल्यू है 50 मिली एम्पियर, क्योंकि y एक्सिस पे है। तो मान लो हमने 50 मिली एम्पियर नहीं किया, लेकिन वहां वैल्यू पुट करनी है, सेट y वैल्यू एंटर कर दी, टाइप करने में 50 मिली एम्पियर टाइप कर दी, तो मान लो 50 मिली एम्पियर यहाँ आ रहा है, ये वहां ऊपर, तो फिर उसी नया पॉइंट यहाँ पर, फिर नीचे प्रोजेक्शन करेगा, यहाँ आएगी, यहाँ पर वो वोल्ट मेजर कर देगा। तो अगर 500 मिली एम्पियर करोगे तो हम खुद भी देख सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हम देख पाएंगे, तो ये टूल जब बोलेगा उस हिसाब से एग्जैक्ट आएगी। तो उसमें बस इतना करना है, मेन्यू में गए, सेट वाई वैल्यू जो भी हमें चाहिए, 50 मिली एम्पियर, 100 या जो भी, वो यहाँ पर रख दी। फिर उसके बाद एक्स वैल्यू, एक्स मीन्स कि वोल्टेज की कितनी वैल्यू है, वो हम रीड करेंगे। तो उसमें ये वैल्यू आई है 0.7 वोल्ट्स, 0.724 वोल्ट्स, मतलब 724 मिली वोल्ट्स। तो इस तरह से हम हर पॉइंट पे इसकी वोल्टेज और करंट मेजर करते जाएंगे। ये सिर्फ देखने के लिए, मेन मकसद है इस VI कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करना। तो प्लॉट करना आ गया तो फिर कर्सर तो कोई भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें चाहिए। ये तो एक्सपेरिमेंट है, इसमें कोई वैल्यू हमें चाहिए नहीं, लेकिन जब डिजाइन करते हैं, रियल में जब डिजाइन करते हैं, तब जो वैल्यू हमें चाहिए होती है उसको यहाँ सेट करते हैं, फिर नीचे वैल्यू हमें मिल जाती है, कैलकुलेटेड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू। तो अब नेक्स्ट पार्ट है प्लॉट द रिवर्स बायस करंट। रिवर्स बायस करंट ये तो फॉरवर्ड था, फॉरवर्ड VI कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स वो प्लॉट करनी है। तो फिर वो उस हिसाब से हमने टू फाइंड द रिवर्स सिंपली चूज अ नेगेटिव स्टार्ट वैल्यू फॉर द स्वेप्ट वोल्टेज। तो स्वेप्ट वोल्टेज वही DC स्वीप जो हमने रन किया है, उसमें स्टार्ट वैल्यू अब सेट कर देनी है -101 वोल्ट्स फॉर एग्जाम्पल, कोई भी वैल्यू कर दें। तो फिर वो स्वीप नेगेटिव साइड में, ऑन द नेगेटिव क्वाड्रेंट में करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में स्वीप करेगा। तो जो भी वैल्यू हम सेट करेंगे उसी हिसाब से वो स्वीप करेगा। तो अब वो फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जब स्वीप करेगा तो फिर वो नेगेटिव में रिवर्स IV कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से दिखेगा वो। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट ग्राफ, हम भी जानते हैं वो थोड़ा सा वो कर्व्ड होता है, लेकिन ये जो है मल्टी सिम में ये ऑलमोस्ट आइडियल सिचुएशंस दिखाई जाती हैं। ओके, तो इसी हिसाब से फिर पीक वोल्टेज को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेन तो यही है, स्वीप करना सबसे पहला, दूसरा है वैल्यूज को फाइंड आउट करना, फॉरवर्ड स्वीप और रिवर्स स्वीप। ये सबसे पहले तो ये है, फॉरवर्ड स्वीप और रिवर्स स्वीप। कर्सर से वैल्यू सेट करनी, ये करनी, वो तो चलो ठीक है, होता रहेगा, लेकिन जो आपने लैब फाइल में करना है वो सिर्फ यही करना है, फॉरवर्ड स्वीप का ग्राफ और रिवर्स स्वीप का ग्राफ, बस इतना, बस ये दो ही करने बस। और सर्किट कौन सा है, ये वाला, बस सिंपल सर्किट, सिंपल सर्किट, डायोड एंड वोल्टेज सोर्स, जो कि DC सोर्स ही है, डायोड एंड वोल्टेज सोर्स, और डायोड कोई भी ले लो, और उसमें सिर्फ फॉरवर्ड VI कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स VI कैरेक्टर, बस ये दो ही चाहिए। एक्स्ट्रा वाले काम ये वाले हैं, वो तो किए जा सकते हैं, लेकिन फाइल के लिए सिर्फ ये दो ही जरूरी है, बस यही है। डाटा शीट इस तरह से होती है, ये वाली, इसमें बताया जाता है कौन से टाइप की क्या टिपिकल वैल्यूज हैं, कितनी वोल्टेज वो विथस्टैंड कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। तो ये हैं चीजें। तो इसमें अगर ट्रांजिस्टर की डाटा शीट हो तो उसमें HI, HFE, ये सारे पैरामीटर्स इसी में दिए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट्री में जब वो बन रहा होता है तभी टेस्ट किए जाते हैं, तो इसीलिए वो H पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट।
तो आज हम ऑनलाइन होंगे, आप बस ये करना सिंपल वाला, इसमें सिर्फ लाइंस 2 कनेक्ट करनी है, ये 2। और उसके बाद एक और मैं बताता हूं, नहीं हो गया टाइम, चलो बाद में करते हैं, चलो ठीक है, ओके। एनी डाउट? सर आज लैब है? हाँ कर लेंगे, अगर आप इसको अब खुद कर सकते हो तो फिर ठीक है, खुद कर लो, क्योंकि मैंने समझा तो दिया क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। तो अगर आप खुद कर सकते हो तो खुद कर लो। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन आप करोगे, मैं देखूंगा यहाँ, क्योंकि मैंने बता दिया है कैसे करना है, तो फिर थोड़ी देर के लिए हो भी जाएंगे ऑनलाइन। तो मुझे बस वो बता देना आपस में डिस्कस करके, तो यही वाला करना है, क्योंकि मैंने इसके साथ ट्रांजिस्टर का भी सोचा था, लेकिन वो ट्रांजिस्टर के 2 हैं, दोनों एक ही में हो जाएंगे। तो मैंने ये पहले सोचा ट्रांजिस्टर में करने से पहले ये एक मल्टी सिम में स्वीप वगैरह, क्योंकि उसमें भी यही स्वीप, डीसी स्वीप ही चाहिए हमें, लेकिन वो ट्रांजिस्टर में करना है, तो वो भी सेम है, इसी तरह से है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले ये अगर समझ आ गया, वो फिर आप आराम से एक ही में 2 एक्सपेरिमेंट कर लोगे। तो आप मुझे बता देना, अगर आप ये खुद कर लोगे, सिंपल सा ही है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑनलाइन हो जाएंगे, ठीक है। सर इसको एनी भी अपलोड कर क्वेश्चन? दीजिएगा ना फिर। मैं नहीं, गूगल ड्राइव पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देखो जरा, ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके 3 लैब्स मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, कल की हैं, कल आप देखो एक बार, 3 लास्ट में, ओके सर। लैब 3, लैब 4 एंड लैब 5, तीनों हैं, लैब 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये आप एक बार देखो जो अभी मैंने बताया है, और फिर डिस्कस कर लो, और होता है तो फिर हम ऑनलाइन हो जाएंगे, नहीं तो सिंपल है अभी के लिए। फिर ट्रांजिस्टर वाले में हो सकता है कि हम एक एक्स्ट्रा क्लास लें, जिसमें फिर वो भी सेम है, लेकिन फिर भी हम ट्रांजिस्टर में जब एक डिजाइन करेंगे तब मैं आपको उसमें बताऊंगा, ठीक है। डिस्कस करके बता देना। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन?